चलिए अब यहाँ से कुछ स्वजाच ले लेते हैं। स्वजाच में क्या है, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न है, पूर्वजों पूर्वजों व माता पिता द्वारा अर्जित गुणों व विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पूर्वजों द्वारा माता पिता द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं, पूर्वजों व माता पिता द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। वातावरण, अनुरूपण, अनुकूलन, वंशानुक्रम। कौन सा है जवाब? चार। चार यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम इसका क्या है? सही जवाब है, सही बात है। वंशानुक्रम इसका सही जवाब है। वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला वाला प्रश्न लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इस तरह से है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल एवं व्यायाम, सभी। कौन सा है? शारीरिक विकास को कौन सा प्रभावित कर सकता है? क्या प्रभावित कर सकता है? वंशानुक्रम प्रभावित कर सकता है, वातावरण प्रभावित कर सकता है, खेल प्रभावित कर सकता है, सभी। हाँ सही बात है। सभी जो है यहाँ पे, सभी शारीरिक विकास को सभी प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, वातावरण भी प्रभावित करेगा, खेल और व्यायाम भी प्रभावित करेगा, तथा सभी। यह जो है रीट में एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न। आनुवंशिकता की इकाई है, यह भी रीट में आ चुका है। क्रोमोजोम्स, निषेचित अंड, जीन, युग्मज। आनुवंशिकता की इकाई है क्या? यानी आनुवंशिकता की इकाई क्या है? क्रोमोजोम्स, निषेचित अंड, जीन, युग्मज। क्या है? क्या है? तो तीन। तीन सही बात है। तो यहाँ पे जो है तीसरा जवाब यह सही है, जीन। जीन जो है वह आनुवंशिकता की इकाई है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। किसका है? किसका है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या केवल आनुवंशिकता का? किसका है असर? मानव का व्यक्तित्व कैसे बनता है, किस रूप में बनता है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से, या केवल वातावरण से, या केवल आनुवंशिकता से? सही बात है, जो दूसरा जवाब है यह सही है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ओके चलिए, तो चौथा प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, आज आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज बाल अपराध की यानी बाल अपराध की घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, जिनके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। इसके अनुसार किसको प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? यानी बाल अपराध जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो शिक्षण प्रणाली है वो उसमें भी जटिलताएं आ जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? दूषित वातावरण, टूटा परिवार, दूषित वंशानुक्रम, सभी। क्या हो सकता है इसका कारण? इसका कारण जो है वो, सही बात है, सभी हो सकते हैं। दूषित वातावरण भी इसका कारण हो सकता है कि बच्चा जिस वातावरण में रह रहा हो, गंदा वातावरण हो, तो उसका असर जो है बच्चे पर पड़ेगा, वो बाल अपराध की तरफ बढ़ेगा। अगर टूटा हुआ परिवार है, वह बिखरा हुआ परिवार है, तो अभी जो है खान पान उसको नहीं मिलेगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा, उसका भी असर आएगा। दूषित वंशानुक्रम है, तभी भी वही वंशानुक्रम में मैंने बात करी हुई थी, माँ अपराधी है, पिता अपराधी है, तो माँ बाप दोनों अपराधी है, तो बच्चे में अपराध की भावना जागृत होगी। ये जो है इन सभी का असर बच्चे के अपराध पर पड़ता है। ओके बहुत बढ़िया। इसका असर, इसका जो जवाब है वह है सभी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो छठवां प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस तरह से आपके स्क्रीन पे, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध है। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। समस्त दोषों का कारण वातावरण है। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है। कौन सा जवाब इसका सही है? कौन सा जवाब सही है? जीवन वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है, और वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। समस्त दोषों का कारण है, वातावरण नहीं। और जीवन वंशानुक्रम वातावरण का योगफल है। कौन सा जवाब सही है? कौन सा जवाब सही है? ओके, सतपाल चार नहीं सही है। सतपाल यहाँ पे चार नहीं सही है, यहाँ पे जो है वो जवाब पहला सही है। पहला सही है। मैंने आपको बताया हुआ था कि वंशानुक्रम जो है वह वंशानुक्रम यानी मतलब अगर जो जीवन है, जो लाइफ है, वो लाइफ कैसे बनती है? तो लाइफ के बनने के लिए जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट होता है। यानी लाइफ का जो लाइफ कैसे बनती है, तो वह हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणनफल होता है, तब जाकर के वह जीवन बनता है। जीवन जो है वह वंशानुक्रम और एनवायरमेंट के गुणनफल से बनता है, यानी उनका गुणनफल जब होता है तभी बनता है। क्या है मनीष पवार? एच ई क्या लिखा है मनीष आपने? मनीष आपने क्या लिखा है, मुझे समझा नहीं। हाँ मल्टीप्लाई, बराबर। एच एच मल्टीप्लाई बाई ई, सही है। हाँ, तो एच मल्टीप्लाई बाई ई होता है। इसके बारे में हम जो अगली क्लास है इसमें और थोड़ा विस्तार के रूप में बताएंगे। हाँ, कल के जवाब में कल के दो प्रश्न रह गए थे। तो पहला प्रश्न था,
पहला प्रश्न था, किसी ने पूछा हुआ था हमसे कि क्या पूछा हुआ था कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया हुआ था, मेंडल ने किस पर और प्रयोग किया हुआ था। तो मेंडल ने जो है सबसे पहले तो उन्होंने चूहे पे स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने चूहे पे स्टार्ट किया जब वो पादरी बने। जब पादरी बने तो वो चूहे पे उन्होंने पहले प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया तो चूहे पर प्रयोग उनको सक्सेस नहीं लगा, चूहे पर प्रयोग उनको सक्सेस नहीं लगा तो उन्होंने चूहे के प्रयोगों को छोड़ दिया तब जाकर के उन्होंने जो है मटर के दाने पर प्रयोग करना चाहा। मटर के दाने पर ही क्यों प्रयोग करना, तो मटर के दाने में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, उनमें प्रजनन देखने को मिलता है, उनमें अलग अलग प्रकार को जो है समायोजन करने का मिलता है, तो इसलिए मटर पर जो है प्रयोग उन्होंने मेंडल ने किया। आगे जाकर के उन्होंने पहले चूहे पे स्टार्ट किया, फिर मटर पे किया, फिर उन्होंने बहुत सबसे लास्ट में उन्होंने मधुमक्खियों पर भी प्रयोग किया, मधुमक्खियों पर भी उन्होंने प्रयोग किया। तो मधुमक्खियों के प्रयोग से भी उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। तो ऐसे चूहों का प्रयोग उनका सफल नहीं हुआ, उन्होंने चूहों के प्रयोग पर स्टार्ट तो किया बट सफल नहीं हुआ तो इन्होंने चूहों को छोड़ दिया, चूहों के प्रयोग को छोड़ दिया, तो फिर जाकर के फिर वह अपने मटर के दाने पर उन्होंने मटर पर प्रयोग स्टार्ट किया। पहली बात थी। दूसरा बात था रविंदर का। रविंदर, जो आपका जो जवाब था वह जवाब बिल्कुल सही था, आप जो जिस जिस बात पर अडिग है वह बात सही है कि जो है वह रिग्रेशन होता है, वह रिग्रेशन एक एक अपोजिट में होता है, रिग्रेशन हमेशा अपोजिट में होता है। यानी अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो बुद्धिमान व्यक्ति का जो अगर बच्चा है, अगर वह अल्प बुद्धि का होता है, बुद्धिमान व्यक्ति का जो बच्चा अगर अल्प बुद्धि होता है तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है रिग्रेशन। वहीं अगर अल्प बुद्धि है, माता अल्प बुद्धि है, पिता अल्प बुद्धि है और उसका बच्चा जो है वो बुद्धिमान पैदा होता है, तो यह भी किसका कारण होता है, यह भी रिग्रेशन का कारण होता है। तो रिग्रेशन जो है वो हमेशा अपोजिट की बात करता है। हालांकि मैंने बताया हुआ था कि यह अपोजिट नहीं आगे जाकर के पीढ़ी से होता है, पीढ़ी से भी होता है, बट उसका जो सही आंसर है वो आप सही आंसर के लिए आप जो वकालत कर रहे थे कि हमेशा अपोजिट होता है। यानी एक जो है एक उसका अपोजिट होगा, एक अगर सीधा है पॉजिटिव है प्लस होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, उसका माइनस होगा। यानी बुद्धिमान व्यक्ति का अल्प बुद्धि और अल्प बुद्धि का बुद्धिमान, या चरित्र का चरित्रहीन या चरित्रहीन का चरित्रवान, ये दोनों चीजें जो है देखने को अगर मिलती हैं तो वह किसका कारण होता है, वह रिग्रेशन का कारण होता है। जो हेरिडिटी का जो रिग्रेशन नियम है उसका यह कारण होता है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, बहुत सारी बातें जो है हमने क्लियर कर दी हैं। अब हमको थोड़े से कुछ और अब ये बात करनी है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का असर शिक्षा में कैसे पड़ता है। तो शिक्षा में कैसे पड़ता है इसकी जानकारी हमको देनी है, तो इसका जानकारी हम अगले वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैं दूंगा। तो कल का लेक्चर में हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने कुल 4 लेक्चर लिए हैं, चारों लेक्चर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं से पूरे की पूरी जो हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी है वो इस पर निर्भर करती है। तो निर्भर करती है, तो इसको आपने बेहतर तरीके से अगर समझ लिया है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यहाँ तक जो है हमने आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म किया। अब यहाँ से जो है वह आज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो काम है वो खत्म होता है।